और खबरों की शुरुआत करेंगे पुंछ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पुंछ नगर के वार्ड नंबर 12 मोहल्ला आलापीर में सेना और एसओजी की तरफ से खास तलाशी अभियान लॉन्च किया गया है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान मोहल्ले की तलाशी ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली कि किसी घर में कुछ संदिग्ध सामान छुपा कर रखा गया है। इसके बाद ही सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर ली, तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डिटेल्स के साथ हमारे साथी मुनीश शर्मा। मुनीश, इस वक्त की बेहद अहम खबर है, सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी ली जा रही है। इस वक्त की सिचुएशन तो समझना चाहेंगे ही, साथ ही साथ पूरी कार्रवाई भी आपसे जानना चाहेंगे। जी ना, पुंछ के मोहल्ला आलापीर वार्ड नंबर 12 में जो है दोपहर से ही सुरक्षा बलों की तरफ से घेराबंदी की गई है और वहां पर एक घर को जो है बंद किया गया है और उस पूरे इलाके में जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को इस बात की सूचना मिली थी कि वहां किसी घर में जो है कुछ संदिग्ध सामान जैसे ड्रग्स वगैरह कुछ हो सकता है, तो उसी को लेकर जो है कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि ये पूरी जो कार्रवाई है ये जो नार्को टेररिज्म को लेकर है, क्योंकि पिछले दिनों जो है 1 जून को सुंदरबनी से जो है 2 पंजाब के तस्कर पकड़े गए थे, जिनसे 22 किलोग्राम करीब जो है हीरोइन मिली थी। और उस हीरोइन को पकड़ने के बाद जो है उनके खुलासे पर पुंछ से करीब 5 लोगों को उठाया गया था और उन्हीं की निशानदेही पर इस तरह कार्रवाई जारी है। और अभी खबर ये आ रही है कि राजौरी पुलिस जो है उन 2 जो तस्कर थे उनको लेकर पुंछ पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में जो है इस इलाके में पहुंचेगी और यहाँ पर जो है जिस घर को बंद करके रखा है उस घर में से तलाशी ली जाएगी और वहां से देखा जाएगा कि वहां क्या मिलता है, क्योंकि ये नार्को टेररिज्म जो है पुंछ के अंदर काफी फैल चुका है। खास करके नियंत्रण रेखा के उस तरफ से जो है भारी मात्रा में ड्रग्स जो है वो पुंछ में भेजे जाते हैं और पुंछ से जो है आगे पूरे राज्य में और बाहरी राज्यों में सप्लाई किए जाते हैं और उसी को लेकर जो है ये इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। मुनीश, ये तो रही इस वक्त की कार्रवाई के ताल्लुक से तमाम तर तफसीलात, और जिस तरह से आपने अभी बताया है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, उस पर तो लगातार नजर बनी रहेगी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार चूंकि इन सरहदी इलाकों की, इन बॉर्डर इलाकों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अब कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है और पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ही हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आती हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो स्थानीय लोग हैं उनका कितना सहयोग आपको वहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी भी दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आखिर बात सिक्योरिटी की है। जी नहीं, बिल्कुल जो स्थानीय लोग हैं वो बिल्कुल इस जो नशा तस्करी है उसके खिलाफ है और अधिकतर लोगों का यही कहना है कि ये जो नशा तस्करी है आने वाली नस्लों को खत्म कर रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आम लोग हैं वो पूरी तरह से सुरक्षा बलों का सहयोग भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नशा तस्कर जो है वो अपनी जो है कार्रवाई में भी लगे रहते हैं और इस तरह जो है सरहद के उस पार से नशा जो मंगवाकर जो आगे जो है बाकी इलाकों में फैला रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी नुकसान हो रहा है। और सुरक्षा बलों को जो स्थानीय लोग हैं काफी सहयोग करते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ये नशा तस्करी है, जो नशा है ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि समाज को इसने जो है पूरी तरह से दलदल में धकेल दिया है और खास करके जो युवा हैं वो नशे की लत से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल मुनीश, तो एक अच्छी बात यह है कि जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरह से इस तरह की जो सर्च की प्रक्रिया है उसमें साथ दे रहे हैं। मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी लगातार हम इस पर बात करते रहे हैं कि खास तौर पर स्थानीय प्रशासन द्वारा, स्थानीय पुलिस द्वारा भी इस तरह के लगातार प्राथमिकताएं रही हैं कि गली मोहल्लों में खास तौर पर जो इस तरह के काम हो रहे हैं, नार्को टेररिज्म से जुड़े जितने भी मसले हैं उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसी जा रही है। और अभी ये जो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर सामने आ रहा है। जी ना, बिल्कुल ये नार्को टेररिज्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है और जो छोटे छोटे जैसे तस्कर कोई 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम उनके खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी रहती है। और जहां कहीं भी पुलिस को खबर मिलती है कि कोई जो है छोटा सा ड्रग पेडलर है वो इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसको भी उठाया जा रहा है। अगर बात करेंगे तो कई लोगों को जो है पीएसए लगाकर जो उनको जेल में भेजा गया है, किसी को 2 महीने किसी 3 महीने के लिए, कि ताकि वो उनकी आदत छूट सके। दूसरी तरफ जो बड़ी मछलियां हैं नार्को टेररिज्म से जो बड़े जुड़े लोग हैं, अगर उनमें बात करेंगे तो रफी लाला जो है जिसको कि कुछ महीने पहले जो है पकड़ा गया था, जिसके घर से
भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियार और साथ में करेंसी मिली थी। तो इसी तरह से जो है जितनी भी बड़ी बड़ी मछलियां पुलिस उन पर शिकंजा कस रही है और सेना भी लगातार इस तरह की कार्रवाई में पुलिस का सहयोग कर रही है। सेना पुलिस मिलकर जो है नियंत्रण रेखा से सटे जो इलाके हैं वहां पर ड्रग्स के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल मुनीश, और इसीलिए बेहद अहम हो जाता है, हमने देखा था कि जो मकान मालिक है, खास तौर पर यहाँ जिक्र करना चाहूंगी कि जो बाहर से लोग आकर वहां पर रहते हैं, चाहे वो नौकरी के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, उनके खास आइडेंटिफिकेशन के लिए भी एक प्रक्रिया चली थी। पुलिस ने खास तौर पर तमाम मकान मालिकों से कहा था कि उनका भी आइडेंटिफिकेशन किया जाए, कहीं ना कहीं वो भी काफी हेल्पफुल साबित होगी इस तरह की कार्रवाई में आगे बढ़ने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस की इस तरह की कार्रवाई जो है उससे ये पता रहता है कि कौन कहां से आया है, उसका क्या काम है, क्या बिहेव है, क्या करता है, कैसे उठता बैठता है। तो वो एक अच्छी कार्रवाई है पुलिस की, जो पुलिस जो आइडेंटिफिकेशन को जो कर रही है, नोट कर रही है। और अगर कोई किराएदार रखता है तो उसकी भी पहचान जो है थाने में बताने के लिए कहा जाता है। दूसरी बात करेंगे हम तो नियंत्रण रेखा के जो लोग गांव हैं, वहां के कई लोग जो हैं उन्होंने शहर में घर बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो नियंत्रण रेखा के उस पार से ISI या जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, वो ऐसे लोगों को अपना टारगेट बनाकर जो है उनके थ्रू इस तरह की कार्रवाई करते हैं और जो नशा तस्करी है उसको अंजाम देते हैं, जिससे कि बड़ी मात्रा में नशा जो है शहरों में और शहर से बाहर भी फैल रहा है। मुनीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे वो बलून्स के जरिए यानी गुब्बारों के जरिए या फिर ड्रोन्स के जरिए भी वहां पर लगातार सरहदी इलाकों की यहां पर हम बात कर रहे हैं, वहां पर लगातार कुछ न कुछ सामग्री जो है वो फेंकी जा रही है, भेजी जा रही है, और इसीलिए पुलिस लगातार स्थानीय लोगों से कह रही है कुछ भी संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति को देखने पर तुरंत उसकी सूचना दी जाए। आज जो ये सूचना मिली है, कहीं ना कहीं इसी कार्रवाई के तहत ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो सरहदी इलाका है पुंछ, और इसमें कई सालों तक आतंकवाद रहा है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती रही है। तो उस सबको देखते हुए जो है सुरक्षा बलों की तरफ से हमेशा लोगों को जागरूक किया जाता है। आम लोग जो है उनको बताया जाता है कि कोई संदिग्ध वस्तु है या उसको न छुए और उसके बारे में जानकारी दें। तो कहीं ना कहीं इस तरह जो है इस तरह की कार्रवाई होती है। और नियंत्रण रेखा के उस पार से जो है कई बार क्या किया जाता है कि ड्रग्स के पैकेट जो है वो इस तरह फेंक दिए जाते हैं। जो उनके स्लीपर सेल हैं या OGW हैं वो उठाकर आगे जो है ले जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो फेंसिंग के इस पार धीरे धीरे लाके तो उसको जो है आगे जो बड़ी तस्कर है उन तक पहुंचाते हैं। और यही कार्रवाई लगातार उनकी रहती है, और पुलिस भी लगातार लोगों को इस तरह से जो है अवेयर करती है कि वो लोग ऐसी कार्रवाइयों को ध्यान में देखें, और अगर कहीं उनको लगता है कि कोई संदिग्ध वस्तु है तो उसके बारे में सुरक्षा बलों को जानकारी दें। बिल्कुल, और जानकारी दें सुरक्षा बलों को, और उसी का ये नतीजा नजर आ रहा है कि आज ये बड़ी सर्च कार्रवाई जो है, सर्च ऑपरेशन वो जारी है। मुनीश, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि इतने बरसों से आप भी जो है वो कवर करते रहे हैं तमाम तर खबरें, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले तक हम जब भी पुंछ का जिक्र करते थे या इस तरह के राजौरी या सरहदी इलाकों का जिक्र करते थे, तब हम सीमा पार से जो गोलाबारी होती थी, जो फायरिंग होती थी, उसका हम जिक्र किया करते थे। वो ज्यादातर हम देखते थे कि किस तरह से सरहदों पर आम लोगों को परेशान किया जाता था गोलेबारी के जरिए। अब कहीं ना कहीं ये तरीकेकार बदला है। अब नशे की लत में यहाँ के नौजवानों को फंसाने की ये कोशिश की जा रही है, और इसीलिए आज की जो सर्च है बेहद अहम है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पिछले कई सालों से पाकिस्तान की तरफ से जहां सरहद के उस पार से गोलीबारी की जाती थी, लेकिन अभी जो है कुछ सालों से पाकिस्तान का ये अपना टैक्टिक्स बदले, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठनों ने अब उन्होंने गोलाबारी बंद किया। युद्धविराम के आड़ में जो है वो लगातार नशा तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं, और भारी मात्रा में उस तरफ से जो है नशे का सामान जो है इस तरफ भेजा जाता है ताकि कहीं ना कहीं जो हमारी नस्लें हैं उनको तबाह की जाए। जो आम लोग हैं वो इसीलिए परेशान है। लोगों का ये कहना है कि अगर गोलीबारी होती थी तो उससे एक व्यक्ति मरता था, लेकिन अगर नशे की लत में कोई नौजवान संलिप्त होता है तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है, क्योंकि वो पैसे के तौर पर खत्म होते हैं, बच्चों के हिसाब से खत्म होते हैं, और उनका कहीं ना कहीं जो है मोरल भी डाउन होता है, समाज में भी उनकी जो है जो कहीं ना कहीं इज्जत कम होती है। इसलिए लोग इससे परेशान है। लोगों का ये कहना है कि गोलाबारी इससे 100 गुना अच्छी थी, हालांकि उसमें नुकसान होता रहा, लेकिन ये जो नुकसान है आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसान है, और नशा तस्करी जो है पूरी पीढ़ियों को खत्म करने के लिए है। बिल्कुल, और गोलीबारी इसलिए भी रुकी है क्योंकि हमारी जो सेना है, हमारे जवान हैं, वो सरहदों पर पूरी तरह से डटे हुए हैं किसी भी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। मुनीश, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो ये सर्च ऑपरेशन है ये कहाँ, किन मोहल्लों में जारी है, और इसके तहत कार्रवाई अभी तक कहाँ तक पहुंची है?
जी ना, ये पुंछ का वार्ड नंबर 12 मोहल्ला आलापीर है। वहां पर जो है इस समय जो है एक मतलब पुलिस की तरफ से पूरा एरिया कॉर्डन किया गया है और एक घर को जो संदिग्ध है उसको घेराबंदी की है। और अभी जो है इसी मामले से जुड़ा जो है एक रेड जो है नियंत्रण रेखा के पास बगियालदारा में चल रही है, जहां पर रजौरी पुलिस भी और पुंछ पुलिस और सेना कार्रवाई कर रही है। और कुछ ही देर में वो वहां से यहां पर आएंगे और यहां पर भी जो है तलाशी अभियान को अंजाम दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो है इस इलाके की घेराबंदी की है, एसओजी और सेना जो है पूरे क्षेत्र में लगी हुई है। मुनीश, इस तरह की जो सर्च की कार्रवाइयां हैं वो लगातार हम देख रहे हैं कि जारी हैं और खासतौर पर 1 जनवरी के बाद से लगातार वहां पर अलर्ट जारी है। आपसे जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां लगातार ये सर्च ऑपरेशन कई दिनों से जारी है? हिना, अगर 1 जनवरी की बात करेंगे तो एक तो जम्मू पुंछ हाईवे का जो इलाका है, जो बाटा दुड़िया, जहां पर सैन्य शिविर पर वाहन पर हमला हुआ था, उस पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ का जो स्वर्णकोट क्षेत्र है उसके देरा गली इलाके में इस तरह के लगातार ऑपरेशन जारी है और नियंत्रण रेखा के सेट जितने भी इलाके हैं वहां पर जो है सुरक्षा बलों की ऐसी कार्रवाई जो है लगातार जारी रहती है। मुनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे 5 का पंच में बेहद अहम जानकारी दर्शकों को देने के लिए। और इस बेहद अहम खबर पर जिस तरह से आपने बताया कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लगातार अपने दर्शकों को हम इस सिलसिले में अपडेट जो है वो देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद 5 का पंच में एक और अहम खबर हिमाचल प्रदेश से। आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर हमला भी बोला और पूर्व सरकार की निवेश नीति पर सवाल उठाए। सीएम सुक्खू ने इस मौके पर कहा कि पूर्व सरकार ने उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव जमीन बेच दी, जिसमें 10 रुपए बीघे के हिसाब से उद्योगपतियों को जमीनें दे दी गई, लेकिन अभी तक एक भी उद्योग नहीं लगा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था, फाइनेंस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था, तो प्रदेश की परिस्थितियां को देखकर ऐसा लगा कि हमारे प्रदेश की जो आर्थिक हालत है वो बहुत बदहाली के दौर से गुजर रही है। आज भी ऐसी ही स्थिति है। आप देखते होंगे कई जगह पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, कई जगह पे समय पर नहीं मिल रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ऐसी व्यवस्था पिछले 40 साल से चला रही थी जिसने प्रदेश के संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में कभी सोचा नहीं। हमारी आर्थिक संपदा लूटती गई, हमें पता भी नहीं लगा और आज हम आर्थिक बदहाली और कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों उद्योगपतियों की मीटिंग में तभी मैंने कहा कि हमने अपनी संपदा को लुटा दिया है। मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसी इन्वेस्टमेंट नीति पिछली सरकार लाई जहां हमारी जगह कौड़ियों के भाव उद्योगपतियों को दे दी गई और अभी तक उद्योग एक भी नहीं लगा। 1000 करनाल जगह 40 लाख की लीज पर दे दी जाती है, यानी कि उसकी अगर 1 बीघे की कीमत लगाई जाए तो 10 रुपए बीघा के हिसाब से वो दे दी जाती है। तो हिमाचल प्रदेश विकास कहां करे? और इस पर मजीद बातचीत के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, बड़ा हमला बोला है सीएम सुक्खू ने यहां पर और खासतौर पर हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं उद्योगों को लेकर ये सरकार जो है ये काफी संजीदा नजर आ रही है। तफसीलात चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की एनुअल ये आज कार्यक्रम था और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह ने संबोधित करना था और संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जब बोलना शुरू किया तो फिर बात इन्वेस्टर मीट और हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू के ऊपर आई और सीएम ने सीधा हमला पूर्व सरकार के ऊपर किया और पूर्व सरकार की इन्वेस्टर जो पॉलिसी थी उसको कटघरे में खड़ा किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह का कहना था कि जिस प्रकार से पूर्व की सरकार
सरकार ने कौड़ियों के भाव प्रदेश की जमीन उद्योगपतियों के हवाले कर दी, उद्योगपतियों को परोस दी, उससे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में जब बैठकें हुई तो उसके बाद जब पता चला, जब अधिकारियों के साथ बैठकें हुई कि 10 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से उद्योगपतियों को जमीन दे दी गई है, और इतना ही नहीं वो जमीन बाउंड होगी क्योंकि वहां पर ना उद्योग लगे और ना ही कोई और डेवलपमेंटल काम किया जा सका। तो ऐसे में ये प्रदेश के आर्थिक संसाधनों के साथ खिलवाड़ उन्होंने बताया। इसके अलावा जो बड़ी बात एक और ठाकुर सुखविंदर सिंह ने इस कार्यक्रम के दौरान कही, उन्होंने सीधी बात कही कि पिछली 40 वर्षों की जो सरकारें थी उन्होंने हिमाचल प्रदेश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया। अगर पूर्व की 40 वर्षों की सरकारों ने हिमाचल प्रदेश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए कोई कदम उठाया होता तो आज जिस आर्थिक बदहाली के दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है वो शायद सामने हिमाचल प्रदेश को नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि जो परिस्थिति आज है वो यही है कि बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों की सैलरी समय पर नहीं आ रही है, पेंशन कई विभागों में समय पर नहीं जा रही है, और इस पूरी जो आर्थिक स्थिति है इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व सरकार और पूर्व की 40 वर्षों की सरकारों को कटघरे पर खड़ा किया। और साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो जो वाटर सेस हिमाचल प्रदेश ने लगाया है उसको किसी भी सूरत में लागू करेंगे, और केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा भी उन्होंने की है, सहयोग भी मांगा है, लेकिन कहा है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश को एक बड़ा कदम है और इसको प्रदेश सरकार इंप्लीमेंट करेगी। खास साथ ही उन्होंने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन और अपील कोऑपरेटिव बैंक से की कि जो गवर्नमेंट सेक्टर की स्कीम्स हैं, हिमाचल प्रदेश की स्कीम्स हैं, हिमाचल प्रदेश के कॉर्पोरेशंस हैं, निगम है, बोर्ड है, उनमें ज्यादा से ज्यादा लोन उनको दे और सस्ते दामों पर दे, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट भी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रह सके और प्रदेश सरकार को भी सस्ता लोन मिल सके। इसके लिए उन्होंने कहा कि HRTC को अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लोन लेता है तो प्रदेश सरकार फिर और कई क्षेत्रों में कोऑपरेटिव बैंक को एक नोडल एजेंसी के रूप में स्वीकृति दे सकती है। इसके अलावा जो स्टेट में छोटे ऊर्जा के उद्योग लग रहे हैं, 1 मेगावाट या उससे कम के उद्योग लग रहे हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर के ये उद्योग लगते हैं तो फिर उनमें भी इन्वेस्टमेंट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से करवाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। तो ऐसे में इसके अलावा एक और बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है कि 300 बसें, इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही हिमाचल प्रदेश को मिलेगी और इसके लिए नाबार्ड की तरफ से फंड भी स्वीकृत करवा दिया गया है और सस्ती दरों पर लोन, कम लोन रेट पर ये 300 बसें आएंगी। और उन्होंने वायदा किया कि लगभग 3 सालों में ये इलेक्ट्रिक बसें हिमाचल प्रदेश को मिलेगी। तो आज की अगर हम कहें मीटिंग काफी फ्रूटफुल मीटिंग रही है और मुख्यमंत्री की तरफ से जोरदार हमले जहां भाजपा के ऊपर बोले गए हैं, वहां पिछली 40 वर्षों की सरकारों के ऊपर भी हमले बोले गए हैं, उनमें चाहे फिर भाजपा की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार। जी बिल्कुल राजेंद्र, ये तो रही वो तमाम बातें जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। आपसे यहाँ पर फौरी तौर पर जानना चाहेंगे, अपोजिशन यानी बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? क्योंकि सियासत तो अब इस पर होना तय बात है। बिल्कुल, इस पर सियासत होना स्वाभाविक लग रहा है। जिस प्रकार से स्टेटमेंट कुछ देर पहले मुख्यमंत्री की तरफ से आई है, अब उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ देर में भाजपा की तरफ से भी इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर पॉलिसी के ऊपर सवाल उठाया गया है जयराम सरकार की, और पूर्व की जयराम सरकार इसी इन्वेस्टर पॉलिसी के सहारे विधानसभा चुनावों में गई थी और इन्वेस्टर मीट बड़ी संख्या में भाजपा की तरफ से करवाई गई थी, चाहे धर्मशाला की इन्वेस्टर मीट्स की बात हो या फिर पावर सेक्टर को लेकर शिमला के एक निजी होटल में इन्वेस्टर मीट की बात हो, तो तमाम आयोजन किए गए थे और बड़े बड़े दावे और वादे भाजपा की तरफ से इस इन्वेस्टर मीट के ऊपर किए गए थे। अब देखना होगा कि भाजपा इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देती है। लेकिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने जिस प्रकार से आंकड़ों के साथ पॉइंट आउट किया है, हमला भाजपा के ऊपर बोला है, वो जरूर चिंता
चिंताजनक है। और धीरे धीरे हम इसको लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे इस प्रकार के और हमले हम मुख्यमंत्री की तरफ से भाजपा के ऊपर देखेंगे। और क्योंकि जो पुरानी बातें हैं जैसे जैसे बैठकें होती जाएंगी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, वैसी वैसी तमाम चीजें अब निकलकर सामने आती जाएंगी और इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप अब दोनों ही तरफ से लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज की जो बात मुख्यमंत्री ने कही है वो काफी गौर करने वाली है कि पिछले 40 वर्षों में अगर हिमाचल को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए होते तो फिर आज शायद हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ये नहीं होती। लेकिन एक बात उन्होंने स्वीकार की कि वर्तमान में जो हालात है हिमाचल प्रदेश के वो बहुत अच्छे नहीं है। जिस प्रकार से सैलरीज अब डिले होना शुरू हो गई है, पेंशन अब डिले होना शुरू हो गई है, ये हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है, आर्थिक स्थिति के लिए अच्छी बात नहीं है। खासकर सरकारी सेक्टर में सेवाएं देने वाले कर्मचारी हैं और उनके लिए भी ये चिंताजनक बात अब शुरू हो गई है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और इसीलिए अब ये देखना अहम रहेगा कि इसके बाद जो है वो क्या कुछ बीजेपी की तरफ से, खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से रिएक्शन आता है, क्योंकि जब भी इस तरह का बयान आता है वो कहीं ना कहीं इस बात का जरूर जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो आगे की तरफ देखने के बजाय पीछे की सरकार की ही बात कर रही है। और तमाम तर तफसीलात के लिए यहां आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। राजा अब्दुल रहमान भट्ट, अब्दुल रशीद मलिक, फैयाज अहमद, गुलाम मोहिद्दीन और मोहम्मद अशरफ लोन, इस तरह से सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मैं विनती करता हूं कि सईदा बेगम जो सरपंच है तापर पाटन से, बारामूला की उपजिला प्रमुख है, उनका सत्कार करें। आइए आइए मैडम शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जम्मू एंड कश्मीर जिंदाबाद। आइए आप डालो, ये डालो, आपका बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा स्वागत है आपका, बहुत अच्छा काम करो। अच्छे लोग झाला ना, सब लोग आइए, खड़े हो जाए सर। आओ इधर आओ बशीर जी, चलिए आप इधर आओ, आप इधर आ जाओ आ जाओ। ये सब अपने कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, बारामूला ये आप पदाधिकारी है? हाँ पदाधिकारी है। आप ये सही इधर आ जाओ, कुछ लोग, आइए कुछ लोग, चाचा आइए यहाँ पर जल्दी। हाँ क्यों ना, संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के। चाचा आइए, चाचा आइए। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को चाचा यहाँ पर आइए। चाचा कौन? चाचा जी अब्दुल जी आइए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, चलो ठीक है, वो तो बात करने का जी जी, बाद में हम बैठेंगे साथ में सर, बाद में अपनी मीटिंग चालू हो जाएगी। चलो चलो। इसके बाद मैं साहब को विनती करता हूं कि प्रेस से वार्तालाप करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अड़सूल, बाकी नॉर्थ के 11 राज्यों के सभी प्रमुख जिनका भी जिक्र हमारे राष्ट्रीय सचिव जी ने किया है, और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं। मुझे खुशी है कि श्रीनगर में पहली बार शिवसेना के 11 राज्य प्रमुख की बैठक हो रही है। ये शिवसेना के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इसलिए मुझे खुशी भी है, क्योंकि जब से महाराष्ट्र में
हमारी शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार स्थापित हुई, तभी से देश भर से 23 राज्यों के प्रमुख, उपराज्य प्रमुख, बड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारी, इन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के साथ में समर्थन दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि हमारे बाला साहेब ठाकरे जी के विचार जो है, हिंदुत्व के विचार जो है, विकास के विचार जो है, कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़कर सत्ता की लालच में, सरकार बनाने के लालच में जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिया। लेकिन हम लोगों ने बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली सरकार स्थापित करके शिवसेना भाजपा की गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में स्थापित कर दी। तो लोग भी चाहते थे, लोगों के मन में भी वही बात थी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में और बाला साहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव लड़े थे 2019 का। लेकिन लोगों का मैंडेट था कि शिवसेना भाजपा की सरकार बने। दुर्भाग्यवश यह सरकार कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनाई गई, लेकिन तब से महाराष्ट्र की जनता भी नाराज थी और हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले विधायक भी नाराज थे, सांसद भी नाराज थे। और आप सब जानते हो उस वक्त जो 10-11 महीने पहले हुआ कि 50 विधायक शिवसेना पार्टी के बाला साहब ठाकरे जी के विचार के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन का सरकार बना दिया, और 13 सांसद उन्होंने भी मुझे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना को समर्थन दे दिया। एक इतिहास है ये पूरी तरह हिस्टोरिक मोमेंट है। और आप जानते हो देश भर में, दुनिया भर में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त तो सत्ता थी, सरकार थी, मैं भी मंत्री था, कई हमारे साथ 8-9 मंत्री थे, लेकिन हम लोग सत्ता को त्याग दिया और गठबंधन की सरकार बनाने में जब लोग सरकार की तरफ जाते, सत्ता की तरफ जाते, लेकिन हम सत्ता को त्याग कर विपक्ष की ओर गए। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इस महाराष्ट्र की जनता के दिल में था कि ये गठबंधन की सरकार बने। और मैं मोदी जी और अमित भाई शाह जी को धन्यवाद दूंगा, देवेंद्र फडणवीस जी को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने सरकार बना दिया और मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। और तब से आप जानते हो कि हम 10-11 महीनों में महाराष्ट्र में ऐसे निर्णय लिए हैं कि जो आम जनता के जीवन में बदलाव लाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने पिछले सरकार में, जो हमारी सरकार स्थापित होने के पहले जो 2.5 साल वाली सरकार थी, उन्होंने पूरे सब जो प्रकल्प है, जो विकास के प्रकल्प है, जो लोगों के भले के जो निर्णय है, उसे पूरी तरह रोक दिया था, उसमें ब्रेक लग गई थी। लेकिन जैसी हमारी सरकार स्थापित हुई, बिल्कुल ब्रेक को हटा दिया, स्पीड ब्रेकर हटा दिया और रुके पड़े कार्यक्रम जो है, प्रकल्प है, हम आगे बढ़ा दिए और राज्य की जनता भी जानती है। और इसीलिए उसी वक्त जो 23 राज्यों के प्रमुख मेरे साथ में आ गए, उनको भी मैंने कहा कि अपनी शिवसेना, बाला साहब ठाकरे जी की विचार वाली शिवसेना जो हमारे पूरे देश में हमें आगे बढ़ानी है, वहां के लोकल मुद्दे है, इश्यूज है, उसे हम जैसे महाराष्ट्र में भूमिपुत्र के विषय, वैसे हर राज्य के इश्यू को लेकर हम उनके जो उनको न्याय देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से वैसे ही मैं पा रहा हूं, आज भी 11 राज्य के प्रमुख यहाँ उपस्थित है, ये श्रीनगर जम्मू के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। और पहली बार आज इस श्रीनगर में शिवसेना की ऐतिहासिक बैठक पदाधिकारियों की, राज्य प्रमुखों की हो रहे, इसलिए मैं आज मुझे बहुत खुशी है। ये भी मैं कहूंगा आपको पत्रकार मित्रों से कि आज श्रीनगर में भी आप जानते हो, मैं जो हमारे गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उनसे भी मैंने मिला, मैं उनसे भी बातचीत की, डेवलपमेंट में भी कई बातें हुई है। आज आप जानते हो कि जो
आज के हालात है बहुत ही सुधरे हुए हालात है। डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहे हैं, प्रकल्प का काम शुरू है। और ये इस बार भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी और अमित भाई जी को, क्योंकि हमारे बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था। वो कहते थे कि मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ, तो मैं धारा 370 को हटाऊंगा और दूसरी बात अयोध्या में राम मंदिर बनाऊंगा। लेकिन देखिए आज वही सब कुछ देख रहे हैं। आज यहाँ पर लोगों को रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, और इसी के मध्य नजर रखकर आज यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, विकास के काम हो रहा है। लोग भयमुक्त होकर यहाँ पर अपनी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, और यही हम जानते हैं कि इस कश्मीर का विकास हो। यहाँ के जो स्थानीय लोग जो है, यहाँ के भूमिपुत्र है, यहाँ पर उनके हाथ को काम मिले, और वो अनेक हजारों लाखों लोगों के युवाओं को रोजगार देने वाले तैयार हो जाए, ऐसी हमारी कोशिश भी है, उम्मीद भी है। इसलिए केंद्र सरकार से भी हम लोग निश्चित रूप से, जैसे महाराष्ट्र के लिए हम लोग सहयोग मांगते हैं, वैसे मनोज सिन्हा जी भी बहुत ही कार्यकुशल यहाँ उनकी लीडरशिप है, और वो भी इस कश्मीर का जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं। और हमारा मुद्दा एक ही है कि इसका विकास हो। ये इतने बड़े टूरिस्ट लोग आते हैं, लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ आने के बाद यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनको भी रोजी रोटी मिले, उनका भी विकास हो, यही हम चाहते हैं। बाकी हमारी राज्य प्रमुखों की बैठक होगी, उसमें हम लोग निश्चित रूप से जो मोदी जी के 9 साल पूरे हुए, और उसमें हर राज्य में फिर उनके हाथ मजबूत करने के लिए फिर 2024 में भी बहुत ही थम्पिंग मेजोरिटी लोकसभा में आएगी। और इसलिए शिवसेना ये एनडीए का एक घटक पक्ष है। हमारी भी पूरी ताकत, हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि 2024 में फिर एक बार मजबूत सरकार लोकसभा का यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में बने। विजय साहब, आपको भी पता होगा कि सुप्रिया साले और प्रफुल्ल पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन अजित पवार को इग्नोर किया गया। इस पर आप क्या कहें? देखिए, जो पहले उद्धव जी ने शिवसेना में किया, खुद मुख्यमंत्री बन गए और अपने बेटे को मंत्री बना दिए, वैसे भी एनसीपी में भी हुआ है। शरद पवार साहब बहुत बड़े नेता है, काबिल नेता है, वो अध्यक्ष रहे और सुप्रिया ताई को कार्याध्यक्ष बनाया। मतलब अभी इसके आगे मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, उनके अंदरूनी ये पार्टी का मामला है, लेकिन घटना तो एक समान है। जब जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं तो इलेक्शन हो नहीं रहे हैं, और जिस वक्त आपने इससे पहले हमने इलेक्शन के एन मौके पर एनसीपी को यहाँ पाया और बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज को पाया, लेकिन आज जो यहाँ बैठक हो रही है इसमें कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक होगा कि इलेक्शन होने चाहिए, आप भी उस हक में है कि जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होने चाहिए ताकि विकास का जो फार्मूला है ये ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और क्या बीजेपी और शिवसेना यहाँ पर अलायंस में इलेक्शन लड़ेगी, चाहे वो विधानसभा के हों या सांसद के? देखिए, हम अभी एनडीए के घटक पक्ष है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही मजबूती से महाराष्ट्र में काम कर रही है। मैं और देवेंद्र फडणवीस जी, हमें पूरा समर्थन आदरणीय मोदी जी का है, अमित भाई का है, और बहुत तेजी से विकास हम करें। वैसे ही लोकशाही में तो चुनाव तो होने वाले, और लोकशाही में आज अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हम, तो आज देखिए, आप भी देखिए कि बदलाव हो रहा है। लोग जो है, लोगों के दिल का डर निकल रहा है, और यही तो चाहिए, क्योंकि विकास अगर होगा तो लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, उनके दिल का भय मुक्त हो जाएगा, और यही सब लोग चाहते हैं। जी, आपने 2024 के इलेक्शन की बात की, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में देखे तो राजनीति काफी कम्युनल एंगल ले रही है, चाहे वो औरंगाबाद की बात हो या फिर टीपू सुल्तान या औरंगजेब की बात हो। तो क्या महाराष्ट्र से ही 2024 का इलेक्शन एजेंडा सेट होगा? नहीं, देखिए, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन जब बार बार विपक्ष एक ही बात कहता है, बार बार अलग अलग बयान देते हैं, लेकिन मुद्दा एक ही होता है, और उसमें औरंगजेब और टीपू सुल्तान का उदात्तीकरण होता है। उनके फोटो निकालते हैं, उनका बैनर लगाते हैं। ये तो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा बिल्कुल,
और महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का महाराष्ट्र है, उनकी प्रेरणा और आदर्शों पे हमारी सरकार चल रही है, इसलिए कानून व्यवस्था कोई भी जो हाथ में ले उसे बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम पूरी तरह सरकार करेगी। शिंदे जी, दिस वे फ्रॉम टाइम्स नाउ। रिसेंटली संजय राउत की तरफ से एक बड़ा क्लेम आया जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्री ने जो आपकी कैबिनेट है उसमें से 4 की जो मिनिस्टर्स हैं उनको हटाने का कहा था, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए अभी किसके बारे में आप पूछ रहे हैं? संजय राउत जी। देखिए अभी देखिए मैं उससे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कीचड़ में पत्थर मारते तो क्या होता है, हम उस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी है और आपका सभी लोगों का सहयोग हम चाहते हैं। धन्यवाद।